आदाब, सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूँ मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हमास ने किया इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने का ऐलान, हमले को बताया बुज़दिलाना हरकत, ईरान ने भी दी इंतकाम के इशारे। हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा जुमेरात को तेहरान में होगी अदा। कतर की राजधानी दोहा में जुमे के रोज अमल में आएगी तदफीन। वायनाड में मरने वालों की तादाद 150 के पार, राहत और बचाव का काम जारी। कुदरती आफत पर कुछ लीडर सियासत में भी मशगूल। राजेंद्र नगर हादसे के मामले में 5 मुलजिमों की जमानत की अर्जी खारिज। कोचिंग सेंटरों पर कानून लाएगी दिल्ली सरकार, तलबा का एहतजाज जारी। लोकसभा में अनुराग ठाकुर के बयान पर अपोजिशन सख्त बरहम, ऐवार में तू मैमे के बाद एक दूसरे की मजम्मत का सिलसिला। हमास ने इस्माइल हानिया पर हमले को बुज़दिलाना हरकत करार देते हुए सख्त लहजे में इंतबाह किया है कि इसके संगीन नताइज होंगे। हमास ने कहा है कि इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लिया जाएगा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद ईरान के कुम में जामकरन मस्जिद के गुंबद पर सुर्ख परचम लगा दिया गया है, जो इंतकाम की अलामत है। लाल झंडा कशीदगी में इजाफे और इसराइल के खिलाफ मुमकिन जवाबी हमले का इशारा भी है। इधर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की तरफ से जारी किए गए बयान में हानिया के कत्ल की मजम्मत की गई है। ईरानी फौज ने हमास चीफ के कत्ल को मुजरिमाना और बुज़दिलाना करार दिया है। आपको बता दें कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की सियासी शाख के चेयरमैन इस्माइल हानिया इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक इस्माइल हानिया पर तेहरान में रात के 2 बजे सोते वक्त हमला किया गया। उन पर बराह रास्त मिसाइल दागी गई। हमले में इस्माइल हानिया का बॉडीगार्ड भी मारा गया। आपको बता दें कि हमास की सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया ईरान के नए सदर की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान गए हुए थे। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक इस्माइल हानिया को तेहरान में उनकी क़यामगाह पर इसराइली एजेंटों ने निशाना बनाया। इस्माइल हानिया 61 साल के थे। कुछ महीने पहले गज़ा पट्टी में इसराइली हवाई हमले में इस्माइल हानिया के 3 बेटे शहीद हो गए थे। ईरान में कत्ल किए गए हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा जुमेरात को तेहरान में अदा की जाएगी। इसके बाद कतर की राजधानी दोहा में जुमे के रोज़ उनकी तदफीन अमल में आएगी। एक तरफ जहां इसराइली हमले में इस्माइल हानिया की शहादत पर पूरी दुनिया में अफसोस का इजहार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल में लोगों को तरबूज तकसीम किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल की खुशी में सहयूनी लोग इसी तरह जश्न मना रहे हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल पर उनकी बहू एनास हानिया का रद्द-ए-अमल एक जज्बाती वीडियो की सूरत में सामने आया है। उन्होंने अश्कबार आंखों से अपने ससुर और चचा इस्माइल हानिया को खराज अक़ीदत पेश किया है। رجل تضج الأرض والسماء بطيب ذكره، رجل غني عن التعريف. أنا يا عمي وحبيبي وأبي. दिल अल्लाह के हुक्म पर राजी है। मेरे चचा, मेरे वालिद, मेरे सर के ताज मुजाहिदीन और सच्चों की सफ में शामिल हो गए। हमारे बहादुर लीडर शहीद हो गए। हम सिर्फ वही कहेंगे जो अल्लाह को पसंद होगा। وبركب هذه الدماء الزكية، الشهيد البطل القائد العظيم الجليل، لا نقول إلا ما يرضي الله. हम सिर्फ वही करेंगे जो अल्लाह को पसंद होगा। मेरी आंखें अश्कों से लबरेज हैं और मेरा दिल गम से भरा हुआ है। وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. المصاب جلل
ولكن عزاؤنا أنها دنيا فانية واللقاء إن شاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض. الوداع يا قائد الأمة. केरल के वायनाड जिले में मंगल को मैपाड़ी के पास मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में चट्टानें खिसकने से मरने वालों की तादाद 158 हो चुकी है, जबकि 128 लोग जख्मी हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। केरल के वज़ीर आला पिनरई विजयन ने इसे दर्दनाक आफत करार देते हुए बताया कि अब तक 144 लाशें बरामद हो चुकी हैं, जबकि 191 लोग अभी लापता हैं। इधर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में वायनाड में आई कुदरती आफत पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार, रियासती सरकार और केरल के लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार केरल के लोगों और रियासती सरकार के साथ खड़ी है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि इस कुदरती आफत से पूरी रियासत और पूरा मुल्क बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज को वहां पहुंचने में देर नहीं लगी। सभी सरकारी अस्पताल छोटे हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं कि हमें उन पर फख्र होना चाहिए। Your heart goes out to the families. What a colossal tragedy. And not only people here, but I feel whole state, whole country, everybody is feeling very sad, and people share this grief. But the positive thing is that the volunteers, the district administration, the DM is a young lady, superintendent of police, they all reached the site in less than 2 hours. And our armed forces, military, Navy, Air Force, they took no time in reaching there, and they are busy all the time. And so is the case with the hospitals. All the private medical college, Esther Medical College, and all government hospitals, they are small, but they are taking such good care that you feel proud of them. The military वायनाड में चट्टाने खिसकने के सानिया पर लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने सरकार से वायनाड के लोगों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह दूसरी मर्तबा है जब यहां पर ये आफत आई है। इस इलाके के इस मसले पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका हाईटेक हल सामने लाया जा सकता है। It is a huge tragedy in Wayanad, and the military is doing a good job there. I think it's very important that we support the people of Wayanad, that we give them as much support as is possible, and I'd request the government to help the people of Wayanad in this difficult time. I think this is the second time this tragedy has taken place. This took place 5 years ago, and it is quite clear that this area has an ecological issue, so this should be looked into, and whatever high-tech solution can be brought forward, that would be good. Thank you, sir. वायनाड में आई आफत पर जहां पूरा मुल्क तशवीश में मुब्तला है, वहीं इस पर सियासत भी खूब हो रही है। तोदे खिसकने पर बीजेपी के पार्लिमानी रुकन तेजस्वी सूर्या के जरिए इसमें फ़िरक़े वाराना पहलू जोड़ने पर अपोजिशन सख्त बरहम है। तेजस्वी सूर्या के बयान पर कांग्रेस के MP शशि थरूर ने कहा कि बहुत अफसोसनाक है कि पार्लियामेंट में बोलने वाला कोई शख्स बहरान के वक्त इंसानियत को गैर ज़रूरी तौर पर सियासत से जोड़ता है। आपको बता दें कि वायनाड के सानिया पर बीजेपी के MP तेजस्वी सूर्या ने कहा था कि पिछले 5 वर्षों में मुल्क में तोदे खिसकने के जितने भी हादसे हुए हैं उसमें 60% से ज़्यादा सिर्फ केरल में हुए हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ की सरकार बार बार वार्निंग दिए जाने के बाद भी इन्हें रोकने के लिए इसलिए कार्रवाई नहीं करती क्योंकि उस पर कुछ सियासी और कुछ मजहबी इदारों का दबाव है। पिछले 5 साल में देश में जितने भी लैंडस्लाइड्स हुए हैं उसमें 60% से ज़्यादा लैंडस्लाइड सिर्फ केरला में हुए हैं। हर साल केरला में लैंडस्लाइड्स होता है, हर साल आम जनता की मृत्यु होती है, कुछ दिन के लिए चर्चा होते हैं पर उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं होता है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं होता है। आज सदन में इस इश्यू को हमने उठाए थे और हमने पूछे कि वहां के सरकार बार बार
अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग केंद्रीय सरकार के संस्थाएं वार्निंग्स देने के बाद भी क्यों इसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं करते हैं? एक हफ्ते पहले मतलब जुलाई 23 को माननीय गृह मंत्री जी ने, गृह मंत्रालय ने एक वार्निंग दिए थे केंद्र राज्य सरकार को कि आप इवैक्यूएशन कर दीजिए, वहां लैंडस्लाइड्स होने का संभावना है, पर उसके ऊपर भी काम नहीं हुआ, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। इसी साल जनवरी 2024 के इसी साल IIT दिल्ली ने केरला सरकार को बताया था कि वायनाड और वायनाड के आसपास के इलाका हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क जोन है, वहां से आप 4000 परिवार को आप इवैक्यूएट कर दीजिए, वो भी नहीं हुआ। 2020 में केरला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने स्टडी करने के बाद उन्होंने बोला कि वायनाड के आसपास के जो सिस्मिक जोन हैं, इको सेंसिटिव जोन हैं, वहां से आप इलीगल इंक्रोचमेंट्स को इवैक्यूएट कर दीजिए, 4000 परिवार को आप अलग जगह से आप शिफ्ट कर दीजिए। उसका भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? केरला सरकार के फॉरेस्ट मिनिस्टर लास्ट 2021 में के राजू उनका नाम है, केरला सरकार के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने असेंबली में बयान दिए कि हम इलीगल एनक्रोचमेंट्स को इसलिए नहीं हम क्लियर कर पा रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर है और कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेशर है। केरला के UDF और LDF दोनों सरकार, कांग्रेस के ये इंडी गठबंधन के सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण ये इलीगल एनक्रोचमेंट्स को नहीं क्लियर कर रहे हैं और यही मूलभूत कारण है जिसके कारण आज भी केरला में इस प्रकार के एक मैन मेड डिजास्टर में आम जनता की मृत्यु हो रहा है। Look, first of all, it's very unfortunate when somebody who's speaking in Parliament should needlessly politicize a humanitarian crisis. Right now, we're looking at a significant number of deaths, likely that more than 200 lives will be lost by the time this process is over. And I think to bring in the question of whether one MP said something or the other, I think Rahul Gandhi saying something would have made a difference in terms of raising this in Parliament. We have to be a little humane, a little sensible on this. Everything is not politics in our country. और राजेंद्र नगर के हादसे पर दिल्ली सरकार में वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने UPSC के मुतादिद उम्मीदवारों से मुलाकात की। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली सरकार इस सिलसिले में कानून लेकर आएगी ताकि कोचिंग इदारों को भी स्कूल की तरह जब्त में लाया जा सके। दिल्ली सचिवालय में UPSC के बहुत एस्पिरेंट्स से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और स्टूडेंट्स को मिलने से कहा। तो आज जो कानून दिल्ली सरकार लेके आने वाली है उस पे लेके हम यहाँ पे UPSC एस्पिरेंट्स से बात करने आए हैं। आज डिमांड्स को लेकर ही बात करने आए हैं, स्टूडेंट्स की डिमांड्स को लेकर। देखिए, हमारी जो आज मीटिंग हुई उसके अंदर मुझे लगता है करीब 50 UPSC के तैयारी करने वाले छात्र मौजूद थे और तमाम डिपार्टमेंट्स के अधिकारी मौजूद थे, कई मंत्री मौजूद थे और वहां पे छात्रों ने अपनी बात रखी और दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम एक कानून इसके ऊपर लाएंगे ताकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी स्कूलों की तरह रेगुलेट किया जा सके। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग बायलॉज कैसे रहेंगे, उसके अंदर कितनी जगह खाली छोड़ेंगे, किस तरीके की फैसिलिटीज वहां पे दी जाएंगी, उसकी फीस कितनी होगी, इससे संबंधित कई सारी बातें जो है वहां पे हुई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने के बाद 3 तलबा की मौत के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी है। जयप्रदा के अलावा दिल्ली सरकार में वजीर आतिशी और मेयर शैली ओब्रायन ने एहतजाजी तलबा से बात की। अभी सवाल ना करते हुए आप 1 मिनट के लिए बात करें। मैं आपको कोई बहस नहीं करूँगा, लेकिन आप सब हमारे बेटे के समान हैं। इसीलिए आप लोगों को देखने के बाद आप कितना भी नकार हैं, लेकिन मैं अंदर आपके लिए आई और आपकी बात को समझने की कोशिश की। और आज सिर्फ पुलिस की डंडा के लिए आप यहाँ नहीं बैठे, मैं उनके लाठीचार्ज के लिए मैं आप लोग यहाँ नहीं बैठे। आप और बच्चों के लिए, उन बच्चों
आप यहाँ सब बैठे। मैं इस तरह आप बात को मत काटना प्लीज। हमारे यूपीएस के जो पोस्ट पानी आने के बाद हमारे 3 बच्चों की उनकी जान चली गई। इसके लिए कोई भी बोलेंगे नहीं प्लीज। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो हम चुपचाप Home should be blamed for this. जैसे तुम कहते हो, सुनो मेरी बात। जो नाम को अगर कोचिंग सेंटर्स वो फॉलो करते हैं, नहीं है, इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं? अपनी पार्टी के पढ़े लिखे एक विद्वान पूर्व मंत्री मंगल को अनुराग ठाकुर के लोकसभा में दिए गए बयान पर अपोजिशन हमलावर है। अपोजिशन ने ठाकुर पर जात पात को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया है। दूसरी तरफ बीजेपी अनुराग ठाकुर के बचाव में उतर आई है। आपको बता दें कि लोकसभा में अनुराग ठाकुर की अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के साथ खूब तू मैं हुई। यहाँ तक कि ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जात तक पूछ ली। इस पर अखिलेश यादव ने सख्त एतराज किया। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अनुराग ठाकुर के बयान की तारीफ की और उन्होंने उनकी तकरीर का वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया। इस पर अपोजिशन मजीद भड़क गया है। कौन पूछ रहा? वो पूछने वाले को सब मालूम है ना। ये होना बोल के किसी को एक हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। और मैं कहूँगा कि उनमें से कितने लोग हैं, उनके बड़े बड़े लीडर इतने इंटरकास्ट मैरिजेस कर लिए। आपके पास तो लिस्ट होगा। हर बड़े लीडरों का बात कर रहा हूं मैं, छोटे लीडरों का नहीं, मंत्रियों का। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करे। और ये जो हिंदुस्तान में है, और जब आप बोलते हैं कि वो भी पार्लियामेंट में ऐसी चीजें गंदी बात, और शायद उसको वो तो इमैच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? और ऐसे कितने लोग नहीं है बीजेपी में जो इंटरकास्ट मैरिज कर लिए हैं और इंटरकास्ट इंटर रिलीजन कर लिए हैं। क्या सबकी जाति ही पूछेंगे पार्लियामेंट में? ये गलत है। ऐसे चीजों का मैं कंडम करता हूं। और प्राइम मिनिस्टर का खास जो ट्वीट है उसका भी मैं कंडम करता हूं। कम से कम उनको ये तो मालूम होना चाहिए मोदी जी को कहाँ बोलना, किसको डिफेंड करना, कौन सी बात देश के लोगों को सिखाना, वो कहना चाहिए। वो सब छोड़ के वो आग लगाने की बात ही करते हैं। तो ऐसे इस बात के हम कंडम भी करते हैं। ऐसी बातों को पार्लियामेंट में अलाउ भी नहीं करना चाहिए, उसको एक्सपंज करना चाहिए। कास्ट सेंसस इसलिए जरूरी है कि अभी भी हमारे देश में पता नहीं चलता है कि कौन सी पॉलिसी लाई जाए, किस एरिया में कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कहाँ किसकी ज़रूरत है। उसके हिसाब से अगर पता ही नहीं रहे कि कहाँ किस जाति के लोग ज़्यादा हैं, कम हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से पॉलिसी कैसे बना सकते हैं? क्योंकि लोगों की ज़रूरतें जो है वो कई बार उसमें सांस्कृतिक आधार भी होते हैं। मैं बताऊं कि झारखंड में जल जंगल ज़मीन की संस्कृति है। आदिवासियों की सब तरह के पर्व त्योहार, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार जंगलों के बीच ही होते हैं। वही साल के पत्ते धोना, पहाड़ नदी की पूजा, मतलब इस तरह से ही होते हैं। तो वहाँ पर आप डेवलपमेंट करेंगे और जंगल को काट देंगे
और वहाँ पर आप कंक्रीट का कुछ बड़ा सा महल बना देंगे तो उससे वो खुश नहीं होंगे, उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हर कम्युनिटी की अपनी अपनी मांगें होती हैं ना, तो उसके लिए जातिगत जनगणना ज़रूरी है। और एक चीज़ है कि जो वहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे, अगर जातिगत जनगणना आ जाए तो उसके हिसाब से ही वहाँ पर सीट्स का आवंटन होगा, और सीट्स के आवंटन जब होंगे तो वो अपने हितों को ध्यान में रखकर करेंगे। एससी बस्ती में अगर कोई ब्राह्मण जाके वहाँ का जनप्रतिनिधि बन के उनके लिए काम करे तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं अपने लिए, उनको उनकी ज़रूरतें क्या हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए कास्ट सेंसस ज़रूरी है, क्योंकि ये विविधतापूर्ण एक देश है और हमारे देश में डच, मुग़ल, पुर्तगीज़, पठान, ग्रीक और हर तरह के अंग्रेज़, हर तरह के लोग अलग अलग पीरियड में आते रहे हैं। तो एक मिक्स कल्चर यहाँ हो गया है और इसके कारण सब जाति धर्म के लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं, बस सदियों से रह रहे हैं, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो उनका अलग अलग कल्चर भी हो गया है। अगर ये देश एक जैसा होता तो कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर जातीय जनगणना की, लेकिन चूंकि ये विविधतापूर्ण देश है, अलग जाति धर्म के लोग हैं। प्रोटेस्टेड इनसाइड पार्लियामेंट अगेंस्ट द insensitive and cruel remarks made by the BJP leaders inside the budget discussion yesterday with respect to the caste census. We know that the caste census is a very emotional issue and many people in India from SC, ST, OBC want this caste census, but their demand was mocked by the BJP yesterday. They were insulted by the BJP inside the parliament, and it is unfortunate that later in the evening the Prime Minister shared that speech, praising that speech. The Prime Minister praised the speech which insulted the Dalit, the OBC and the Adivasi. And we are here fighting for their right, fighting for the caste census, and that is why we protested. देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो हरकत किया है मैं उसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दिन रात जाति 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 करते रहते हैं। जब मीडिया वालों को मिलता है उनका भी जाति पूछते हैं, वो मिलिट्री के लोगों के पास जाके जाति पूछते हैं। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा करता है, वो हर आदमी को जाति पूछते हैं। जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। और जब राहुल गांधी का जाति का बात हुआ तो फिर वो इतना हंगामा कर रहे हैं। देश के लोगों का जाति पूछेंगे और राहुल गांधी का जाति को नहीं पूछ सकते हैं, ये कौन सा तरीका है? अब अखिलेश यादव को भी देख लीजिए, वो राहुल गांधी के साथ खड़ा रहते हैं। वो यही लोग हैं जो जाति पूछते रहते हैं हर सुबह शाम, जाति जाति। और इन लोगों का जाति नहीं पूछ सकता। ये देश से बड़ा है, ये पार्लियामेंट से बड़ा है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है। ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा जो आर्थिक स्थिति है, भारत को इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए अराजकता पैदा करना चाहता है, लॉलेसनेस। यहाँ देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। ये सड़क से लेकर के संसद तक हिंसा फैलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, और जाति के नाम से देश को तोड़ना चाहते हैं। और उसके नेता का जाति पूछने पर फिर वो आपत्ति होता है। फिर राहुल गांधी को किसने ये पावर दिया है कि पूरे देश के लोगों की जाति पूछ के घूमे और उसकी जाति के बारे में कोई नहीं पूछ सकता है? ये बहुत गंभीर मामला है। हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोग मानते हैं और हम चाहते हैं कि सदन अच्छा से चले, मगर कांग्रेस पार्टी ने हाउस का गरिमा, पार्लियामेंट का सिस्टम को नहीं मानने का फैसला किया है। लेकिन हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे, देश को कमजोर होने नहीं देंगे और देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का कांग्रेस का प्रयास को हम सफल होने नहीं देंगे। सर, ये लोग तो विपक्ष के तमाम नेता भी आए जो एक बाइट देकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी का जिन शब्दों में जो है अपमान किया गया, वो देश के तमाम लोगों का अपमान है। आप जो है ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, SC, ST। फिर से मैं कह रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है और वो ओबीसी का बात करते हैं, उसको प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई नहीं देते हैं। आज देश में मैं खुद शेड्यूल ट्राइब हूं, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं, दिखाई नहीं देते हैं क्या? इन्होंने ओबीसी, ST, SC के लिए हमेशा रिजर्वेशन का विरोध किया है। आज देश को सिर्फ तोड़ने के लिए ये जाति का नाम ले रहे हैं।
हम देश को तोड़ने नहीं देंगे और देश को मजबूत से एकजुट में रखने के लिए हम काम करेंगे। कमजोर वर्गों के लिए, SC, ST, OBC के लिए मोदी जी ने जो काम किया है किसी नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया आज तक। और नेहरू जी, राजीव गांधी जी, सब लोग ने रिजर्वेशन का विरोध किया, सब मालूम है। और आज जाति जाति कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जातिवाद का राजनीति सुबह शाम जाति जाति करते रहते हैं। हर भारतीय का जाति पूछता है ये लोग, और फिर इनका नेता को जाति नहीं पूछ सकते हैं। आप लोग सवाल कीजिए राहुल गांधी को कि आप देश के लोगों का जाति पूछते रहते हैं, आपका जाति को क्यों नहीं पूछ सकते हैं? I hereby rule. राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि RSS एक ऐसी तंजीम है जिसे मुल्क की तरक्की के सफ़र में हिस्सा लेने का पूरा आईनी हक है। इस इदारे की साख बेदाग है। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो मुल्क की बेलौस खिदमत करने के लिए अहदबंद हैं। I hereby rule that RSS is an organization that has full constitutional rights to participate in the development journey of this nation. This organization bears unimpeachable credentials, comprises of people who are deeply committed to serving the nation selflessly. It is soothing to note, it is wholesome to note that RSS as an organization has been contributing for national welfare, our culture, and everyone should, as a matter of fact, take pride in any organization which is acting in this manner. खबरनामे में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।